राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है कब तक। दरवाजे पर किसी ने जोर की दस्तक दी तो रसोई में काम कर रही रश्मि के हाथ से गिलास छूट गया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी बड़ी नंद कविता खड़ी थी। बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई, हाथ में एक पुराना बैग और साथ में 8 साल की बेटी पायल, जो अपनी माँ का आंचल कसकर पकड़े खड़ी थी। कविता के चेहरे पर ऐसे निशान थे जैसे कई रातों से ठीक से सोई ही ना हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस अंदर आते ही फूट फूट कर रोने पड़ी। इतना रोई कि बोलने की ताकत ही नहीं बची। रश्मि घबरा गई। उसने तुरंत पानी दिया और आवाज़ लगाई, सुनिए, ज़रा बाहर आइए, दीदी आई हैं। भाई महेश दौड़ता हुआ बाहर आया। बहन की हालत देखते ही उसका चेहरा उतर गया। उसने बिना कुछ पूछे बहन का बैग उठाया और बोला, अंदर चलो दीदी, पहले बैठो, फिर आराम से बताना क्या हुआ है। कविता ने कांपती आवाज़ में कहा, अब बताने लायक कुछ बचा ही नहीं है महेश। तेरे जीजा जी को गए अभी 4 महीने हुए हैं और तेरे जीजा जी के छोटे भाई, ससुर और सास ने मुझे और पायल को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। बोले, इस घर में अब तेरा कोई हक नहीं, जहाँ जाना है चली जा। मेरा बेटा रहा नहीं तो अब हम लोगों का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहते ही उसका गला भर आया। पायल मासूमियत से बोली, मामा, दादी ने मम्मी के सारे कपड़े भी बाहर फेंक दिए, मेरा स्कूल बैग भी। महेश की मुट्ठियाँ अपने आप भीग गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रश्मि भी चुपचाप सब सुन रही थी। उसने तुरंत दोनों के लिए खाना परोसा। कविता ने मना किया, भूख नहीं है। रश्मि ने थाली उसके सामने रखते हुए कहा, दुख अपनी जगह है दीदी, लेकिन बिना खाए हिम्मत नहीं मिलेगी। पहले 2 कौर खा लीजिए। कविता की आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसने कई महीनों बाद शायद किसी अपने के हाथ का खाना देखा था। शाम तक पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई कि महेश की विधवा बहन ससुराल से निकाल दी गई है। कोई अफसोस जताने आया तो कोई सलाह देने, कोई कानून की बातें करने लगा। लेकिन रात होते होते सब अपने घर लौट गए। घर में सिर्फ 4 लोग रह गए और चारों के मन में अलग अलग चिंता थी। महेश रात भर करवटें बदलता रहा। उसकी कमाई से जैसे तैसे घर चलता था। 2 छोटे बच्चे, बूढ़ी माँ का दवा, बैंक की किस्त और ऊपर से महंगाई। फिर भी उसे अपनी बहन का रोता चेहरा बार बार याद आ रहा था। दूसरी तरफ रश्मि भी सो नहीं पा रही थी। उसे कविता से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन घर का खर्च पहले से ही तंग था। एक कमरे का छोटा सा मकान, सीमित कमाई और अब 2 नए लोगों की जिम्मेदारी। वह सोच रही थी कि आखिर आगे क्या होगा। 2 दिन तक घर में सब ऊपर ऊपर से सामान्य चलता रहा। कविता सुबह सबसे पहले उठ जाती, झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, खाना बनाने में हाथ बटाती और पायल को चुपचाप एक कोने में बैठाकर पढ़ाती रहती। उसे हर समय यही डर लग रहा था कि कहीं किसी को ऐसा न लगे कि वह बोझ बनकर बैठ गई है। इसीलिए वह बिना कहे हर काम कर देती। लेकिन घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। तीसरे दिन रश्मि सुबह रसोई में बर्तन रखते हुए जानबूझकर जोर जोर से आवाज़ करने लगी,
महेश अखबार पढ़ रहा था। रश्मि ने धीरे बोलने के बजाय इतनी ऊंची आवाज़ में कहा कि कविता के कान तक साफ पहुंच जाए। एक बात पूछूं, ये कब तक ऐसे ही चलेगा? घर कोई धर्मशाला है क्या? 2 लोग और बढ़ गए हैं, खर्चा भी इतना बढ़ गया है। महीने का राशन 10 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। उसका इंतज़ाम कौन करेगा? कभी सोचा है तुमने? महेश ने इधर उधर देखकर कहा, धीरे बोलो, दीदी सुन लेंगी। रश्मि बिना रुके बोली, सुन ले तो और अच्छा है, आखिर बात तो करनी ही पड़ेगी। मैं भी कब तक मन में दबा कर रखूं? मेरी भी जिम्मेदारियां हैं, 2 बच्चे हैं। सिर्फ रिश्ते निभाने से चूल्हा नहीं जलता। कविता रसोई के दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन हाथ इतने कांप रहे थे कि आधी चाय ज़मीन पर ही गिर गई। कुछ देर बाद महेश खुद कविता के कमरे में आया। दोनों के चेहरे पर झिझक थी, नज़रें नीचे थी। उसने खांसते हुए कहा, दीदी एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। कविता ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, पूछ ले महेश, अब बुरा मानने लायक बचा ही क्या है? महेश ने हिम्मत जुटाकर कहा, तूने आगे का कुछ सोचा है? मेरा मतलब, कब तक यहाँ रहोगी? ये सुनते ही कविता कुछ पल तक उसे देखती रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। यही भाई तो 2 दिन पहले कह रहा था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, मतलब मैं तुम्हें बोझ लगने लगी हूँ? महेश कुछ बोल पाता उससे पहले ही रश्मि भी वहाँ आ गई। उसने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा, बोझ वाली बात मत कहिए दीदी, लेकिन हर किसी का अपना घर परिवार होता है, इतना तो आप भी समझती हैं। लड़की की शादी के बाद उसका घर ससुराल ही होता है। वहाँ से निकाल दिया गया, फिर भी आपको वहीं रहना चाहिए था। वो आपके पति का घर था। वहाँ से यहाँ आ जाना और फिर मायके में हमेशा के लिए बैठ जाना, ये कहाँ तक ठीक है? कविता ने भर्राई आवाज़ में कहा, मैं लड़कर नहीं आई रश्मि, मुझे धक्के मारकर निकाला गया है, तभी मैं मायके आई हूँ। और बुरे वक्त में तो मायका ही सहारा होता है एक लड़की का। रश्मि ने कंधे उचकाते हुए कहा, जो भी हुआ हो, लेकिन हमेशा का हल तो ये घर नहीं हो सकता। आज 2 दिन हुए हैं, कल 2 महीने हो जाएंगे, फिर 2 साल। मोहल्ले वाले भी पूछने लगे हैं कि आपकी नंद यहीं रहने लगी क्या? कविता ने पायल का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसने रोया नहीं, खुद को संभालने की कोशिश की। उसे पहली बार समझ आया था कि ससुराल से निकाले जाने का दर्द एक बार मिलता है, लेकिन अपने ही घर में पराया होने का दर्द हर रोज़ मिलता है। उस रात कविता ने बिल्कुल भी नींद नहीं ली। पायल उसकी गोद में सर रखकर सो गई थी, लेकिन कविता छत को देखती रही। उसे बार बार वही शब्द सुनाई दे रहे थे, यहाँ कब तक रहोगी? उसे समझ आ गया था कि जिस घर को उसने अपना समझकर कदम रखा था, वहाँ भी उसके रहने का एक समय सीमा तय हो चुकी थी। सुबह वह हमेशा की तरह सबसे पहले उठी, पूरे घर की सफाई की, बच्चों का टिफ़िन बनाया, सबका खाना बनाया, बर्तन धोए और फिर अपना छोटा सा बैग निकालकर उसमें कपड़े रखने लगी। इतने में रश्मि कमरे से बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या हुआ? कहीं जाने की तैयारी है क्या? कविता ने सिर झुकाकर कहा, हाँ,
अब किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती मैं। बहुत कुछ सुन लिया है, बस अब नहीं सुनना। रश्मि ने होठ भींचकर कहा, देखिए दीदी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यही ठीक रहेगा। लोग भी तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। तभी महेश भी अंदर आ गया। उसने बैग देखा तो पूछा, ये सब क्या है? कविता ने उसकी तरफ देखकर कहा, चिंता मत कर भाई, ज़्यादा दिन नहीं रुकूंगी। तुम्हारा सवाल था ना कि कब तक रहूंगी, उसका जवाब देने जा रही हूँ आज मैं। महेश थोड़ा असहज हुआ, लेकिन बोला, मैंने वैसे मतलब से नहीं कहा था। कविता पहली बार उसकी आंखों में देखकर बोली, हर बात का मतलब शब्द नहीं बताते महेश, इंसान का लहजा बता देता है। जब अपने ही घर में हर निवाले का हिसाब महसूस होने लगे, तब समझ जाना चाहिए कि निकलने का समय आ गया है। इतने में पायल भी जाग गई। उसने माँ का बैग देखा तो घबरा कर बोली, मम्मी, क्या फिर से हमें कोई निकाल रहा है? पूरा कमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन फिर भी उन दोनों को जरा से भी दया नहीं आई। कविता ने बेटी को सीने से लगाया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं बेटा, इस बार हमें कोई नहीं निकाल रहा। इस बार हम खुद जा रहे हैं, ताकि किसी को ये न कहना पड़े कि हम उनकी दया पर जी रहे हैं। हमारे रहने का समय न तय की जा रहे। महेश चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद उसे भी डर था कि अगर उसने रोक लिया तो घर में फिर वही रोज़ की करवाहट शुरू हो जाएगी। कविता ने अपना बैग उठाया, एक बार पूरे घर को देखा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके हर कदम में दर्द था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। आंसू तो शायद उसी दिन ही खत्म हो गए थे, जिस दिन उसने समझ लिया था कि औरत का अपना घर आखिर होता कहाँ है। कविता अभी दरवाजे से बाहर निकली ही थी कि सामने गली में रहने वाले श्यामलाल चाचा मिल गए। उन्होंने बैग देखा तो हैरान होकर पूछा, अरे बेटी, अभी तो आई थी, कहाँ जा रही हो? कविता ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ भर्रा गई, जहाँ किस्मत ले जाए चाचा। इतने में मोहल्ले की 2-3 औरतें भी वहाँ आ गईं। एक ने तो सीधे महेश से पूछ लिया, अरे बहन को फिर कहाँ भेज रहे हो? अभी तो उसके पति को गुजरे 4 महीने ही हुए हैं और ससुराल वालों ने तो निकाल दिया था घर से। महेश चुप रहा। रश्मि भी दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी नज़रें नीची थी। उसने कुछ नहीं कहा। श्यामलाल चाचा ने गुस्से में आकर कहा, जिस बहन ने तेरी शादी में अपने गहने बेच दिए थे, आज उसके रहने के लिए तेरे घर में 2 गज जगह नहीं बची। याद है महेश, तेरी नौकरी लगने से पहले हर रक्षाबंधन पर यही बहन तेरे लिए कपड़े खरीद कर लाती थी, खुद पुराने कपड़े पहन लेती थी। आज वही बहन तुझे बोझ लगने लगी। महेश का सिर झुक गया। उसे एक एक बात अब याद आने लगी। पिता के गुजरने के बाद कविता ने ही सिलाई करके उसे पढ़ाया था, अपनी खुशियाँ छोड़कर छोटे भाई को आगे बढ़ाया था। कविता ने बीच में ही चाचा को रोक दिया, बस चाचा, अब किसी को कुछ मत कहिए। एहसान गिनाकर रिश्ते नहीं बचते। अगर मन से जगह खत्म हो जाए तो घर बड़ा होने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। उसने पायल का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। उसने किराए पे एक छोटा सा बहुत ही साधारण कमरा लिया और एक
छोटे से कपड़े की दुकान में काम करने लगी। करीब 6 महीने बाद उसी मोहल्ले से 3 किलोमीटर दूर एक छोटी सी सिलाई और फॉल पिको की दुकान खोली। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। आसपास की औरतें कपड़े सिलवाने आने लगी। पायल भी पास के ही एक सरकारी स्कूल में फिर से पढ़ने लगी। जब महेश को पता चला तो एक दिन महेश चुपचाप दुकान पर पहुंचा। हाथ में मिठाई का डब्बा था। उसने धीमे से कहा, दीदी घर चलो, इस बार सच में हम तुम्हें लेने आए हैं। कविता ने सिलाई मशीन रोक दी। कुछ पल उसे देखा, फिर शांत आवाज़ में बोली, महेश, जिस दिन मुझे सहारे की ज़रूरत थी उस दिन तुम्हारे घर में मेरे लिए जगह कम पड़ गई थी। आज मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं रही। अब मेरा घर वही होगा जहाँ मुझे रहने की इजाज़त नहीं, अपनापन मिले। और मैं अपनी बेटी के साथ अब बहुत खुश हूँ, किराए के घर में ही। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ते। कविता ने ना उसे माफ़ किया और ना ही उसके साथ वापस घर गई। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, मुस्कुराकर फिर से अपने काम में लग गई। उस दिन पूरे मोहल्ले ने एक बात समझ ली, विधवा होना किसी औरत की कमजोरी नहीं होता, लेकिन अपने ही उसे बोझ समझ ले तो वही दर्द ज़िंदगी का सबसे बड़ा घाव बन जाता है। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।